हेलो एवरीवन। एसएससी के डिफरेंस एग्जाम्स के बहुत दिन नहीं बचे हुए, हमारे पास 60 से 70 दिन मैक्सिमम है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम ऐसे तैयार करें जीके को जो हम बेहतर स्कोर करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आज से मैं आपके लिए एक मुहिम शुरू कर दिया हूं एसएससी जीके के लिए। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप 50 में 50 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि नॉर्मली करना मुश्किल है, लेकिन आप 30 प्लस तक जा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों अगर 30 प्लस तक अभी आप जीके में जाएंगे तो एक बेहतरीन स्कोर होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर कैसे करेंगे। दोस्तों हम लोगों का डेली टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट हम 7 टॉपिक क्लियर करें। अगर 60 दिन में हम 7 टॉपिक क्लियर करेंगे तो 420 चैप्टर्स हम कवर कर रहे होंगे। और दोस्तों ये सारे के सारे एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं ये टारगेट 21 मई से ही रखा था, लेकिन मन में आ रहा था वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन दोस्तों चलिए आज से मुहिम शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का जो भी सेट्स देखा है मैंने ब्लैक बुक या अदर रिसोर्सेज से, तो वहाँ से ये पता चला है कि सबसे अधिक बार इन सारी चीज़ों को एसएससी ने पूछा है। तो हम वही टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप बहुत बिगनर है, आप जीके के बारे में कुछ नहीं जानते, तो थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैंने आपको श्योर कराऊंगा कि आपको प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ऐसे धैर्य से देख रहे हैं मुझे एक एक चीज़ डिटेल में समझाएगा तो ये इंपॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों एक रिवीजन वीडियो है और इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम चीज़ कम समय में कवर करने का, आपका 1 मिनट भी खराब ना हो। तो दोस्तों हम वही डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम रैंडम चैप्टर्स को उठाएंगे और जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। दोस्तों तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है उसको दोस्तों सबसे पहले इसमें कवर करेंगे हम सॉइल्स ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे सवाल पूछा जाता है, और संविधान के जो इंट्रोडक्शन उसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रीएम्बल के बारे में चर्चा करेंगे, नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और सीट फैक्ट्स भी लास्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों तो हम स्टार्ट करते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत की मिट्टी हम अगर चर्चा करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखिएगा आपको बहुत फायदा होने वाला है, और इसमें हम कोई भी बेफिजूल बातें आपसे नहीं करेंगे। आपको ये भी नहीं कहेंगे आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन आप वीडियो मिस ना कर पाए। हम एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेंगे बोलने में। दोस्तों आपको पता है जब हम सॉइल के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको पेडोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। दोस्तों इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और दोस्तों जिस प्रोसेस से सॉइल्स बनते हैं उसे दोस्तों हम पेडोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये सॉइल्स बनेंगे कैसे, कैसे फॉर्म होते हैं, इसके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट बैठाया गया जिसको कहा जाता है ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके हिसाब से 8 प्रकार की मिट्टियां हैं दोस्तों, और ये ICAR जो है इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ, और बहुत जगह 1930 भी लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और ये किसके अंतर्गत आता है ICAR, तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये आपका आता है। इसी का काम होता है मिट्टी में कितना सैलिनिटी है, किस प्रकार की मिट्टी है, डिटरमाइन करना। तो आई होप आपसे इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई ICAR जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्थापना हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो दोस्तों चलिए मिट्टी के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे भी ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम आपको वो भी बताएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। 1 मिनट दोस्तों, हाँ सबसे पहले चर्चा करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में, ठीक है। दोस्तों ये जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और ये पाया कहाँ जाता है तो ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन का मतलब ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं आप डिटरमाइन कर सकते हैं ये वाला रीजन क्या कहलाता है। ये ग्रेट प्लेन में पाया जाता है और नर्मदा के वैली में पाया जाता है। आपको पता है नर्मदा नदी इधर से निकलती है, देखिए ये जो क्षेत्र है नर्मदा के वैली में पाया जाता है। तापी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, और कोस्टल एरिया जो केरला का जो कोस्टल एरिया है उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एलुवियल सॉइल तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ नदियों का नाम आप याद रखिए, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी और कावेरी, और कोस्टल एरिया ऑफ केरला। आप इतना दिमाग में रखिए एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाया जाता है। जो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कई बार आपको MCQ फॉर्मेट में पूछ देगा कि भाई एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ग्रेट प्लेन, वैली ऑफ नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कोस्टल एरिया ऑफ केरला। इसको आप बार बार देखेंगे सुनेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। दोस्तों ये सॉइल जो होता है ये डिपोजिशन से बनता है, जैसे सिल्ट आ गया, सेंड आ गया, क्ले आ गया। जैसे रिवर है वो बहा के लाती है किसी जगह पर, उसको इकट्ठा करती है, डिपोजिशन कर देती है, जिसमें सिल्ट भी पाए जाते हैं, कण भी पाए जाते हैं, सेंड बालू वाले कण पाए जाते हैं, क्ले अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो उसके डिपोजिशन से मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों इसमें बेसिकली 2 प्रकार के मिट्टी होते हैं, एक न्यू और एक ओल्ड। न्यू को कहते हैं खादर और ओल्ड को कहते हैं बांगर।
है ना। तो दोस्तों जो खादर और बांगर होता है, आपको पता है कि जो मिट्टी दोस्तों आपको पहले आकर बैठ गया तो उसको कहेंगे भाई साहब बांगर हो गया, पुराना मिट्टी है। जो बाद में आके बैठा उसको हम खादर कहेंगे। तो ये ज़्यादा उतना माथा लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये जो होता है मिट्टी है ना, इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है और फॉस्फेरिक एसिड, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। दोस्तों जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसमें क्या क्या कमी पाई जाती है एलुवियल सॉइल में दोस्तों? नाइट्रोजन, ह्यूमस, इसमें इसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है एलुवियल सॉइल में। आपको याद रहेगा दोस्तों। मैं इतना डिटेल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देख लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एलुवियल सॉइल। तो आप दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि कौन करेक्ट है कौन नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ग्रेट प्लेन में आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में अगर रखेंगे तो आपसे अपने आप बन जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए हम उस डिस्कस भी करेंगे। अभी आपको सिर्फ एक डेमो दे दिए ताकि आपको ऐसा लगे कि हम ये सेशन कर रहे थे, हमारे लिए कुछ वैल्यूबल है। अब इसमें जो क्रॉप्स होते हैं दोस्तों, फसल क्या क्या उगाए जा सकते हैं, इस पे एसएससी ने भी क्वेश्चन पूछा, जीडी, एसएससी जीडी अलग अलग एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा, तो ये करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें राइस उगा सकते हैं आप, जूट उगा सकते हैं, गेहूं, मेज एक्सेट्रा, इसमें क्रॉप उगाए जाते हैं एलुवियल सॉइल में। दोस्तों राइस को लेकर कई बार कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो राइस आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे बेसिकली जूट पूछा जाएगा और वीट पूछा जाएगा। आप ये दोनों याद रखिएगा, जूट और वीट, ठीक है। जूट और वीट यानी कि जूट और गेहूं दोनों एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा कि अल्लू अर्जुन को भाई गेहूं बहुत पसंद था, है ना। क्लियर है बात। अब आगे दोस्तों हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट मिट्टी है उसके बारे में। दोस्तों अगला है ब्लैक सॉइल। दोस्तों ये ब्लैक सॉइल है, हम जूम भी आपके लिए कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाए। देखिए ब्लैक सॉइल को हम रेगुर या कॉटन सॉइल भी कहते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हम जो है देखिए। और इसको दोस्तों विदेश में ट्रॉपिकल चर्नोजियम्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के जो प्लेटू है, पठार है, उसके क्षेत्र में पाए जाते हैं। तेलंगाना में आपको ये मिल जाएगा और रायलसीमा रीजन्स में आपको मिल जाएगा। आप ये सोचेंगे कि रायलसीमा रीजन क्या होता है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से एक बार। देखिए आपको तेलंगाना के जो प्रॉब्लम है आप उसके बारे में आप जानते ही होंगे कि जो आंध्र प्रदेश एक स्टेट है उसमें जो ये वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को दोस्तों हम रायलसीमा बोलते हैं, ठीक है। रायलसीमा क्या होता है? एक जोग्राफिकल रीजन है इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है ना दोस्तों, जिसमें आपके कुछ कुन्नौल, अनंतपुर, कुराब, चित्तौड़, ये सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब आ जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये जो अगर आंध्र प्रदेश है, इसका जो लाल लाल किया हुआ क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको रायलसीमा कहते हैं। और इसी क्षेत्र में ब्लैक सॉइल की अधिकता आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है कर्नाटका में ये पाई जाती है, गुजरात में और राजस्थान में ये मिट्टी पाई जाती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? रेगुर मृदा। इसमें कौन सा फसल उगाया जाता है? तो कॉटन वगैरह, ठीक है। अच्छा ये रिच किस में होता है, डिफिशियंट किस में होता है? रिच का मतलब क्या हुआ कि इसमें किस चीज़ की अधिक मात्रा पाई जाती है और क्या कम पाया जाता है? दोस्तों इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटास, लाइम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? MgCO3, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो MgCO3 है ये दोस्तों एंटी एसिड का काम करता है। अगर हमको गैस बन जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इंडाइजेशन या कंस्टिपेशन हो जाता है, तो इसमें ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का काम आ जाता है, ठीक है। और इसमें कमी क्या होती है? नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का और ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो आप ऐसे कंबाइन करके चल सकते हैं कि जिस प्रकार से एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन नहीं था, ह्यूमस भी नहीं था, इसी में उसी प्रकार से आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बात यह होता है कि इसमें पानी धारण करने का क्षमता अधिक होता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जब ये सूख जाता है तो क्रैक डेवलप हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि सरस्वती जी वगैरह जो पूजा होता है या दुर्गा पूजा होता है तो उसमें कहते हैं करिका मैटन में चिप होते। वी आर जस्ट यूजिंग दिस लैंग्वेज इन बिहार स्टेट। तो ये बात समझ में आ रहा है ना आपको, ब्लैक सॉइल में बेसिकली यही होता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? तो कॉटन, मिलेट्स उगाए जाते हैं, दाल उगाई जाती है और सिट्रस फ्रूट और तंबाकू। आपको ये याद रखना है, इसमें एक तो पहला कॉटन याद रखना है और दूसरा दोस्तों तंबाकू याद रखना है, ये इसमें उगाया जाता है। और तीसरा खट्टे फल। ये तीन चीज में प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि और बाकी सॉइल्स में इसकी अधिकता नहीं है। इस पे प्रश्न एग्जामिनर बना सकते हैं कि भाई किस किस में आपके मतलब तंबाकू कौन सी मिट्टी में उगाए जाते हैं? तो ब्लैक सॉइल में अधिक मात्रा में, ठीक है। सिट्रस फ्रूट। और जब क्वेश्चन बनेंगे तो दोस्तों आपके बेसिकली क्वेश्चन बन जाएंगे कॉटन को लेकर कि भाई कॉटन, कपास की खेती किस मिट्टी में अधिकता होती है? तो ब्लैक सॉइल में।
अरे हम लोग तो भाई किसी भी मिट्टी में कुछ भी उगा सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है ना। अगला है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल दोस्तों इसको मानसून सॉइल भी कहा जाता है, टाइपिकल सॉइल होता है मानसून टाइप का। और दोस्तों आपको ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बेसिकली आपको इक्वेटोरियल जोन में मिल जाएगा, और ये बाकी ये सॉइल वेदरिंग ज़्यादा होता है। इसमें वेदरिंग आपको मैं समझा देता हूँ, यानी कि वेदरिंग से ये लेटेराइट सॉइल बनता है ना। तो दोस्तों देखिए, वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स या सॉइल्स या मिनरल्स जो अर्थ सरफेस का होता है, अगर वो हवा के या कोई एटमॉस्फेरिक चीज़ के कंटेक्ट में आ गया तो वो उड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, उसी को वेदरिंग कहते हैं। क्लियर है बात। तो अब बेसिकली दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये क्या पाया जाता है, किस स्थिति में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों मैं आपको एक बात समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब ये जो है इसका जो दोस्तों मतलब 1 मिनट दोस्तों, इसमें ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो दोस्तों ये आपको मिल जाएंगे सह्याद्री रीजन में, ईस्टर्न राजमहल हिल्स में, सतपुरा और बिंदिया रेंज में आपको लेटेराइट सॉइल मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, इस पे एमसीक्यू कई बार बनता है। सह्याद्री रीजन में, ईस्टर्न राजामहल हिल्स में, सतपुरा और विंध्याचल पर्वत, सतपुरा मध्य प्रदेश, आपको याद है ना वो वाला क्षेत्र। आप अगर प्रॉब्लम में हैं तो आप ये देख लीजिए, ये जो मिट्टी है आपका, ये कौन सा मिट्टी है, ये आपका लेटेराइट सॉइल है। ठीक है, और इससे भी अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो इसके पीछे मैंने एक इमेज लगाया है। ठीक है, अगर वो इमेज मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट दोस्तों, तो कहाँ गया भाई साहब यार, ये पीछे क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट दोस्तों, यस दिस वन इज आवर। देखिए यहाँ पर जब आप देखिएगा तो मैं जो चर्चा कर रहा था लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल ये वाला सॉइल है दोस्तों, ये जो देख रहा है आपको, ये लेटेराइट सॉइल आपका है। ठीक है, और ये आपका जो है ये पूरा ब्लैक सॉइल्स में आपके आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। ओके दोस्तों, और यहाँ पर भी आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़े थोड़े मात्रा में सभी जगह, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये लेटेराइट आपके सॉइल हैं दोस्तों। ठीक है, जो यहाँ पर भी थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, बाकी इस पर अभी उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अभी कर रहे हैं दोस्तों उसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ मैप जाके बनाना नहीं है, वी हैव टू रिवाइज। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात, ये जो सॉइल होता है ना, ठीक है दोस्तों, इस सॉइल में आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि ये रिच होता है आयरन और एल्युमिनियम, इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। और इस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, चावल, रागी, गन्ना और काजू, ये काजू उगाए जाते हैं। एक बार एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया भैया कि काजू जो है, 1 मिनट दोस्तों, काजू किस में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बतलाना है भाई, काजू जो है आपके लेटेराइट सॉइल में उगाई जाती है। मैंने आपको बोला ना, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था ना भाई, कैसे थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को। ठीक है, उसके लिए माफ़ी हम चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, देखो अब ये चीज़ आपको क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं रेड सॉइल के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में। ठीक है दोस्तों, बेसिकली लाल मिट्टी का जो रॉक टूटता है, मेटामॉर्फिक रॉक, उसके टूटने से बनता है। मतलब बेसिकली ग्रेनाइट वगैरह टूटता है उसके, तो ये बन जाता है। ठीक है, और इसका जो लाल कलर होता है उसमें फेरिक एसिड, फेरिक माने लोहा, आयरन की मात्रा होती है, इस वजह से लाल होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, तमिलनाडु में, कर्नाटका माने कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद एपी माने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इस सब में ये पाया जाता है रेड सॉइल। आपको याद रहना चाहिए। इसमें किसकी कमी पाई जाती है दोस्तों, इसमें कमी पाई जाती है लाइम का, मैग्नीशियम का, नाइट्रोजन का, पोटास का और ह्यूमस का। बहुत ही लीच्ड सॉइल होता है। लीच्ड का मतलब क्या होता है कि जो लीचिंग एक प्रोसेस होता है, जो वाटर सोल्यूबल जो प्लांट होते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है मिट्टी में, वो बारिश वगैरह जो होता है उसके होने से वो बह जाता है, तो कुछ इस तरह का वो दिखने लगता है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब क्या कर सकते हैं कि इसको इरिगेशन करके आप फसल उगा सकते हैं, जैसे ज्वार उगा सकते हैं, लिनसीड, राइस, मिलेट्स, पल्सेस उगा सकते हैं इसमें। तो आपको इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, एक तो प्रश्न इस पर यह बन जाएगा भाई ये मिट्टी किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, और एक प्रश्न ये बनेगा कि भाई मिट्टी का कलर लाल क्यों है। ठीक है, अच्छा ये भी प्रश्न बनेगा कि कौन सा सॉइल लीच्ड सॉइल होते हैं, तो रेड सॉइल लीच्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब दोस्तों इसका जो अपीयरेंस होते हैं ब्रिक जैसा होता है, ईटा जैसे, जैसे ईटा दिखता है लाल, अगर सॉफ्ट हो जाए तो ये आपका गीला होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और हार्ड होने के बाद ये ड्राई हो जाता है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब दोस्तों हम बात करते हैं पेटी और मार्सी सॉइल। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ये जो सबमर्ज पानी होता है, जो पानी का अंदर का जो भाग होता है, पानी मतलब कोई जगह है उसमें पानी से लदलद है, कीचड़ एरिया है, उस एरिया में आपको ये मिट्टी ज़्यादातर मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हाईली एसिडिक होता है, इसमें एसिडिटी मतलब इन सेंस एसिडिक ये हाईली होता है। और ये ब्लैक कलर आपको दिखता है, मार्सी सॉइल, पेटी या मार्सी सॉइल कैसा दिखता है, ब्लैक कलर, और ये हाईली सलाइन होता है। ठीक है, ओके। इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसी वजह से इसमें हम लोग धान ज़्यादा खेती करते हैं। तो धान की खेती के लिए कौन सा सॉइल उपयुक्त है, पेटी और मार्सी सॉइल। आपको नहीं देखते दलदल जैसे सॉइल जो होता है, ठीक है, वो मार्सी सॉइल में आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ना तो पोटास पाया जाता है ना ही फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, आपको ये बात याद रहना चाहिए। ओके, तो दोस्तों इसमें पेटी या मार्सी सॉइल पे क्या बन सकता है क्वेश्चन, तो भाई साहब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये कहाँ पाया जाता है, तो अंडर सबमर्ज वाटर में पाया जाता है, हाईली एसिडिक होता है। इसमें किसकी खेती की जा सकती है, तो पेडी कल्टीवेशन की जा सकती है। ठीक है, समझ में आया बात। और इसमें दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर सब, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक ऑर्गेनिक मैटर किस में आपको मिलेगा, तो पेटी और मार्सी सॉइल में मिलेगा। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बहुत सारे ऐसे भी मिट्टी है जिसमें ये होता है, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि दैट विल बी कंट्रोवर्शियल। तो ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन वहाँ से निकल के आते हैं। अब है माउंटेन सॉइल। बेसिकली माउंटेन सॉइल दोस्तों ट्रैक्ट ऑफ हिमालय के जो ड्रायर रीजन्स है उसमें आपको मिल जाएंगे। आप ये अगर मैप में देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र में आपको दिखेगा, जो माउंटेन सॉइल्स आपको दिख जाएंगे। इसमें तो मार्क भी नहीं किया है, आपको यहाँ पर राइड है, रेड है, ब्लैक है, माउंटेनियस देखिए आपको मिल जाएगा, ये जो माउंटेनियस सॉइल है। ठीक है, क्लियर बात दोस्तों। उसी तरह से ऊपर के क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ पाया जाएगा वहीं पर माउंटेनियस सॉइल भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ और आपको पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको अंडमान निकोबार के रीजन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आलू अच्छे तरह से उगाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ट्री क्रॉप्स है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये बात पता है कि आलू ज़्यादा खाने से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप ज़्यादा देखेंगे कि नॉर्दर्न स्टेट के लोग होते हैं उनको गोइटर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये अभी डिस्कस करने की बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक जो होंगे नॉर्थ ईस्ट से वो हमें ज़रूर बताएंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, क्लियर बात दोस्तों। ट्री क्रॉप इसमें उगाए जाते हैं और पोटैटोज वगैरह को उगाया जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल मतलब क्या, इसको सैंडी सॉइल भी कहा जाता है। नमक की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। अगर भाई साहब नमक होगा तो ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है, ये राजस्थान में आपको मिल जाएंगे, उसके बाद सौराष्ट्र में मिलेंगे, कच्छ में मिलेंगे, हरियाणा और पंजाब में मिलेंगे। इसमें बेसिकली डेजर्ट सॉइल में आप बाजरा उगा सकते हैं, ज्वार उगा सकते हैं, मिलेट्स उगा सकते हैं, और जो भारी टाइप के ग्रेन्स होंगे, बेकार टाइप के ग्रेन्स होंगे वो उगा सकते हैं। तो ये डेजर्ट सॉइल आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा भी तो नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली आपको पूछा जाएगा नहीं तो एलुवियल सॉइल से, नहीं तो ब्लैक सॉइल से, नहीं तो लेटराइट सॉइल से, नहीं तो रेड सॉइल से। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है वेदरिंग क्या होता है, लीचिंग क्या होता है, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं सेलेन या अल्कलाइन सॉइल्स। अल्कलाइन का मतलब ये दोस्तों जो आपको पता ही है ना, जो एसिडिक ना हो। तो दोस्तों ये ड्रायर पार्ट में पाया जाता है, किस क्षेत्र में, पंजाब में, हरियाणा में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यूपी में आपको मिल जाएंगे, राजस्थान में, और एक और जगह है दोस्तों वहाँ पर आपको मिलेंगे। हमें भी नहीं पता वो जगह मैंने क्या लिखा है नोट्स में। ठीक है, मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादातर इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और दोस्तों इसका नाम अलग अलग है, जैसे रेह मिट्टी इसको बोलता है, कोई लोग कलार बोलता है, कोई भूसर बोलता है, कोई रोकर बोलता है, कोई थूर बोलता है, कोई कारी, कोई चौपान, कोई वेरसिम बोलता है। और ये राइस और शुगर केन इसमें उगाया जाता है दोस्तों, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स में। तो ये दोस्तों आपके मिट्टी हैं, भारत के मिट्टी हैं, जिसको मैंने आपको कम से कम समय में कवर कराया। अब आपको जो थोड़ा सा क्वेश्चन का दिखा देते हैं नमूना, ताकि आपको संतुष्टि होगी जो आप पढ़े उसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए किसी भी जीके का क्वेश्चन उसमें मैं आपको करने का तरीका बताऊँ, तो अगर आपको पता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट करना सीखिए क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए इस सेशन को मैं इसलिए तेजी में रख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अलुवियल सॉइल, मतलब अलुवियल सॉइल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले ये चेक करो कि क्या सत्य है। पहला कथन है कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ अलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, चलो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको रहने देते हैं। डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा आर मेड फ्रॉम अलुवियल सॉइल, बिल्कुल अभी हम पढ़े थे महानदी, गोदावरी और कृष्णा, तो ये बिल्कुल सही है। ऑल अलुवियल को कहते हैं बांगर, ये भी सही है। न्यू अलुवियल को कहते हैं खादर, बिल्कुल हम पढ़े थे कि ओल्ड बांगर और न्यू खादर।
इन हिमालयन रीजन वी फाउंड अवेलेबल से ना 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 ना, ये तो गलत है। हम तो हिमालयन रीजन में हम लोगों को क्या मिलता है, हिमालयन रीजन में हम लोगों को बेसिकली मिलता है दोस्तों माउंटेनियस सॉइल, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है। अब बाकी इसको आप सोचने की जरूरत भी नहीं है, अगर ये सही नहीं है तो ये सही तो होगा ही, क्योंकि नॉर्थ प्लेन्स जो है दोस्तों वो एलुवियल सॉइल से ही मिलके बने होते हैं। और मैं फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, इसे कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट और इसे कहते हैं नॉर्थ, ठीक है, इसे कहते हैं साउथ। तो आप यहाँ पर पढ़े थे ग्रेट प्लेन्स, तो उसमें नॉर्दर्न प्लेन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि विच, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, ताकि आपका ब्रेन घुमाया जाए। विच सॉइल टाइप इज हैविंग हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी, किस सॉइल में हाईएस्ट फॉस्फोरस कैपेसिटी होती है फिक्स करने का? तो आंसर होगा रेड सॉइल में। रेड सॉइल मेनली बनता है अल्पसोल्स सॉइल ऑर्डर से। अब ये अल्पसोल सॉइल ऑर्डर क्या होते हैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। रेड सॉइल में हाई फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलोनाइट क्ले मिनरल पाया जाता है, ठीक है। ये लाइटली टेक्सचर्स का होता है, पोरस होता है, फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उतना देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस सभी चर्चा किए थे। क्रॉप उगाया जाता है वीट, कॉटन, पल्सेस, तंबाकू, मिलेट्स, ऑर्चिड्स, पोटैटो एंड ऑयल सीड। देख रहे हैं ना, इसमें तो इतना डाल दिया रेड सॉइल में, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मेजरली किस में उगाया जाता है? तो मेजरली दोस्तों आपको ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, मुनसेल कलर सिस्टम इज यूज टू डिटरमाइन, दोस्तों ये सॉइल के कलर को डिटरमाइन करने के लिए मुनसेल कलर सिस्टम लाया जाता है। आप इसे पढ़ लेना, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये इरिलेवेंट क्वेश्चन है। एसएससी ने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा समझो एग्जाम किसी से क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, पॉलिटी के बारे में। अब उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है, कि मतलब पार्टिकुलर चीज़ किस जगह से लिया गया है। संविधान में होता है ना कि भाई जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों उसी की चर्चा हम करते हैं वन बाय वन, है ना। तो चलिए तेजी से चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड से लिया गया है मेथड्स ऑफ राष्ट्रपति इलेक्शन, डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड से आपको क्या क्या लिए गए हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा। अच्छा, इसका ट्रिक बताता हूँ। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के कुछ निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं। दोस्तों आपको मैं इसका बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप अगर याद रखेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा। देखिए आयरलैंड, ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ डीपी है ना, तो हम एक जगह घूमने गए, उसके लैंड का डीपी लगाए, लैंड माने जमीन का डीपी लगाए, ठीक है। तो अब जैसे ही डीपी लगाए सबको लगा कि हम तो धरोहर की रक्षा करें, सबको बोला भाई इसको राष्ट्रपति बनाओ, मेथड्स बताओ, इसको इलेक्शन करवाएंगे राष्ट्रपति का, ठीक है। पता चला तनी देर के बाद ही हमको क्या किया, डीपी लगाने के लिए बोला भाई आप एक नमोनित सदस्य बन गए राज्यसभा का। क्लियर बात। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा यूएसए से क्या क्या लिया गया है। इस पे क्वेश्चन अलग अलग बनता है, जब हम एक एमसीक्यू फॉर्मेट आपके लिए लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगला है जुडिशरी इंडिपेंडेंस, यूएसए से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे यूएसए से लिया गया है। प्रियम्बल प्रस्तावना भारत का यूएसए से लिया गया है। और जज को रिमूव कैसे किया जाएगा यूएसए से लिया गया है। तो चलिए अब इसको याद करने का भी तरीका बताते हैं। अभी फिलहाल अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अच्छा एक बात बताइए, इनका इम्पीचमेंट हुआ था ना, याद है ना, इम्पीचमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। तो अब ये चीज़, लेकिन जैसे ही इनके इम्पीचमेंट की बात की तो कहता कि हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, हम जुडिशरी के पास जाएंगे, उसके पास तो स्वतंत्रता है ना। कौन कहता है? डोनाल्ड ट्रंप जी। क्या करने वाले हैं उनके, यूएसए के हैं, क्या करने वाले हैं उनका इम्पीच करने वाले हैं, उनको कहेंगे बाय बाय टाटा। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रियम्बल, अब वो प्रस्तावना खोल खोल के दिखाते, देखो हमारे ये में ये लिखा है, हमारे बिल ऑफ राइट्स में ये लिखे हैं, ठीक है। अब इतना ये पावरफुल था कि कहा कि अच्छा जज मेरा बात नहीं मानेगा, अंदर अंदर जज को ही रिमूव कर दिया। तो आपको क्लियर है, ये स्टोरी से याद रहेगा। अब यूएसएसआर के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बाद प्लानिंग जो है, और उसके बाद जस्टिस ऑफ प्रियम्बल क्या क्या है, ये यहाँ से लिया गया यूएसएसआर से, ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों यूएसएसआर कैसे याद रखिएगा, एसएसआर नेवी एसएसआर का एग्जाम होता है ना, नेवी एसएसआर का, तो ऐसे आप याद रखिएगा कि जो नेवी एसएसआर के जो लोग हैं उनका मौलिक कर्तव्य है कि वो झंडा का सम्मान करें, उनको इसीलिए बनाया गया है। लेकिन वो लोग प्लानिंग करके क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई हम प्रियम्बल वाला जस्टिस लेकर तो जाएंगे आराम से, सुप्रीम कोर्ट सबके खिलाफ केस करेंगे। अगर आप ये थोड़ा भी स्टोरी याद रखेंगे ना,
थोड़ा भी लिटिल बिट, तो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये बेफिजूल चीज़ है ये सब बातें करना, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ट्रिक की जब बात करते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ किसी चीज़ को बार बार आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो उसको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करते फ्रेंच। दोस्तों फ्रेंच से लिया गया रिपब्लिक, उसके बाद आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, उसके बाद इक्वलिटी, फर्टर्निटी। अब अच्छा याद रखिएगा, फ्रांस के लोग हमारे भाई हैं ना, हम लोगों को बहुत सारे चीज़ देते हैं, जैसे रूस के लोग हैं, तो इक्वलिटी वहाँ से लिया गया है, भाईचारा भी वहाँ से लिया गया है, एकदम स्वतंत्र हमको बोलते हैं कि तुम जो डील करना चाहते हो करो, ठीक है, एकदम हमको गणराज्य मान के चलते फ्रांस, ठीक है। तो कुछ कुछ याद रहेगा कि फ्रांस हमें अपने आप को भाई मानता है, भाई से संबंधित वर्ड फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी की बात करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, उसमें इक्वलिटी की बात की गई थी। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मित्रों, ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिया गया है, संविधान का संशोधन कैसे हो, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे हो, वो सारे साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों साउथ अफ्रीका के जो आप ऐसे याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका हमेशा कहता है कि मेरे यहाँ अत्याचार हो रहा है, हमारे संविधान में संशोधन कर दो, कुछ नियम लाओ, कुछ नियम लाओ, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ज्वाइंट सिटिंग लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लोग हमेशा नहीं करते हैं, चिपक चिपक के बैठते हैं, जैसे एडम जाम्पा को देखिएगा तो किसी को किस ले लेते हैं, ज्वाइंट करके बैठते हैं, है ना, आप ऐसे याद रखिएगा। अब उसके बाद जर्मनी से लिया गया कि फंडामेंटल राइट्स का क्या इफेक्ट है, ट्रेड और कॉमर्स भी जर्मनी से लिया गया, ठीक है। अब दोस्तों 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इससे दोस्तों गवर्नर के ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, 1935 से इमरजेंसी लिया गया, बेसिकली बहुत चीज़ इससे लिया गया है, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे लिया गया है ना। तो आपको ये सब ध्यान में रखना, आप सुनिएगा, बार बार इस वीडियो को सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। यूके से लिया गया सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो, पार्लियामेंट्री लिया गया, बाइक कैमरलिज्म लिया गया, कैबिनेट सिस्टम और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स यूके से ली गई है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तुम अगर यूनाइटेड किंगडम के लोग बन जाओगे तो तुमको केवल वहीं की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तुमको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, उसी के सांसद को बात मानना पड़ेगा, तुम बाय नागरिकता नहीं ले सकते, तो बाइक कैमरलिज्म तुमको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, कैबिनेट सिस्टम वगैरह ये सब इसमें है, आप एक बार देख लीजिए। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। और इसकी क्या रेसिड्यूरी पावर है, सेंटर की रेसिड्यूरी पावर, उसके बारे में कनाडा से लिया गया ये चीज़ें, ठीक है। जापान से क्या लिया गया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो कुछ चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखने पड़ेंगे, आप ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैंने शॉर्ट में इसे बनाकर दे दिया, आप बार बार देखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं, बताइए कि दोस्तों पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ड्यू प्रोसेस लॉ कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया गया है। प्रोविजंस ऑफ इमर्जी जर्मनी से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम जो ब्रिटेन से लिया गया है। और प्रियोग्रेटिव हाँ ऐसे ही था, प्रियोग्रेटिव राइट्स, ये इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये रिवीजन बैच है, तो वी विल ओनली रिवाइज, ठीक है, कहाँ से क्या लिया गया। नाउ अब हम ये चीज़ अक्सर देखते हैं कि एग्जाम में ना अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई ये पार्टिकुलर चीज़ किस भाग में आता है। जैसे एक बार क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दोस्तों 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। अब इसी तरह के प्रश्न कई बार एसएससी पूछता है। इस बार द पंडित्स के मॉक्स में भी मैंने देखे, इसके बाद आरबी रेवोल्यूशन के मॉक्स में भी मैंने देखे, इसके बाद टेस्ट रैंकर के मॉक्स में भी मैंने देखे, बहुत सारे जगह पे मैंने इसे देखे। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कवर दिस, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई ना कोई एक शिफ्ट में आ जाए, ठीक है। चलो भाई, चलो ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपको पता है पुराने संविधान में 395 आर्टिकल 22 भाग, ठीक है। और आपके दोस्तों शेड्यूल्स 8 थे, उसको बढ़ाकर 10 कर दिए गए थे, ठीक है। अच्छा, वो डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम अभी चर्चा करते हैं। देखिए ये सब देखते जाइएगा, आप आराम से पढ़ते जाइएगा। पार्ट 1 में है द यूनियन एंड टेरिटरी, ये नहीं पूछा जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये क्रॉस कर दीजिए। आज तक नहीं पूछा एसएससी, क्योंकि सारे स्टूडेंट को पता है पार्ट 2 में सिटीजन से। आर्टिकल 5 से 11 पूछा जाएगा। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक है। इसको कैसे आप याद रखिएगा, कुछ जहां पर मुझे लगता है ट्रिक लगेगा मैं वहां ट्रिक दे दूंगा, जहां पर नहीं हो पाएगा तो मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको फुसला नहीं सकता हूं, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बार बार लिखो, याद हो जाएगा, जैसे मैं करता था। तो फंडामेंटल राइट्स है ना। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ठीक है,
आप FR इसे बोलते हैं। FR में कितने लेटर है? 2। इससे ज़्यादा एक आप सोचना कि 3 हमको सोचना, 2 से एक ज़्यादा 3 यानी 3 में होंगे। DPSP में कितने लेटर है? 4, यानी कि ये भाग 4 में होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में होगा, ठीक है। और दोस्तों इसी भाग 4 के ए में है, इसी का 4 का ए है, ये पूछ सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी 4 के ए में है, ठीक है। इसके अलावा द यूनियन दोस्तों आपके 52 से 151 तक में द यूनियन आपके आते हैं, ठीक है। और दोस्तों पार्ट 6 में आपके द स्टेट्स आते हैं 152 से 237 तक में, द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट में कितने अक्षर हैं दोस्तों? STATES स्टेट्स 3 3 6, इसीलिए आप 6 में आएगा ये, ठीक है। क्लियर बात? तो जो अक्षर है, जैसे DPSP में 4 अक्षर पार्ट 4 में, फंडामेंटल राइट में 2 अक्षर उससे एक ज़्यादा पार्ट 3 में। जब आप भूल रहे हो तब, नहीं तो भगवान का अगर दिया हुआ आपके पास ब्रेन है, एक बार में याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है। पार्ट 7 में आता है आपका जो रिपील हो गया 7th अमेंडमेंट से 238, आर्टिकल 238 था वो रिपील हो गया। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स भी हैं आपसे, तो या तो ये पूछ दे कि भाई 12 से 35 में क्या आता है फंडामेंटल राइट, किस भाग में? पार्ट 3 में, ठीक है। लेकिन हम आर्टिकल को एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 8 में दोस्तों यूनियन टेरिटरीज आते हैं 239 से 242 में, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। आप देखिए दोस्तों आपको टेरिटरीज में कितने अक्षर, अगर इस पे बन पाएगा 4 3 7 उसके बाद नहीं, इस पे नहीं बनेंगे, आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अब पंचायत आते हैं पार्ट 9 में, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, आपको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, है ना। याद करने के क्या तरीके हैं दोस्तों? पंचायत क्या आया था? पंचायत एक मूवी आया था ना, यानी वेब सीरीज, ठीक है। पंचायत वेब सीरीज आया था ना, तो दोस्तों उस आपको याद रखना है कि, ठीक है, कि वो जो है ना उसमें जो रिंकी थी ना, रिंकी आपको पता है ना, जो वेब सीरीज देखे हैं उनको पता होगा रिंकी, ठीक है। रिंकी ना उसको ना जीतू जी जो थे, मतलब उसके जो प्रधान जी, वो उसको 9 लखा हार दिलाने वाले थे। क्या दिलाने थे? 9 लखा हार, ठीक है। यानी 9 लाख, यानी 9 आ रहा है, तो पंचायत किस में आएगा? पार्ट 9 में। देखिए जहाँ मुझे समझ आ रहा है कि मैं ट्रिक देख सकता हूँ, आई एम गिविंग यू, ठीक है। अब आपको यही सब याद ही रहेंगे ना, आपको मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिक से ज़्यादा याद होता है। द शेड्यूल ट्राइबल ये दोस्तों आते हैं पार्ट 10 में। लेकिन एक बात और बताता हूँ, पार्ट 9 में 2 भाग है, ए और बी। ए में म्यूनसिपालिटीज आ जाता है, ठीक है, और बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाते हैं, ठीक है। 9 के ए में ऐसे, अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो भाई पंचायत जो है संविधान में जो पंचायत का वर्णन है किस भाग में है? तो याद है 9 लखा देगा लेकर, तो पार्ट 9 में, 9 के ए में म्यूनसिपालिटीज और बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स 245 से लेकर 263 तक है। पार्ट 12 में फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स हैं, ठीक है। अब ये आपको 12 देखिए, अब यहाँ पर इस आपको याद कैसे रखना है पार्ट 12 को, ठीक है। फाइनेंस जो है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस मतलब बीत, ठीक है। बीत में बॉ अक्षर आता है, बॉ से 12 होता है, इसलिए इसमें क्या होगा? 12, ठीक है। क्लियर बात? 13 में आता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यूनियन ट्रेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स लीव इट। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स आता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। हाँ पार्ट 15 इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस किस भाग में चर्चा है, और ये भी ध्यान रखिएगा 324 से लेकर 329 तक इलेक्शंस के बारे में चर्चा है। इलेक्शन 15 में आता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2015 में मेरे गांव में एक इलेक्शन हुआ था, ठीक है। 2015 में क्या हुआ था? उस इलेक्शन में ना जो हमारे गांव के मुखिया थे ना, उसको सभी लोगों ने आकर 15 डंडा मारा, दे दनादन, क्योंकि उसने घुसखोरी की, लोगों को पैसा दिया, ठीक है। तो पार्ट 15 भाग 15 डंडा इलेक्शन में मेरे गांव में, याद है ना, सर के गांव में इलेक्शन में हुआ था ना 15। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16-17 में आ जाते हैं आपके ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। दोस्तों ये भाषा जो है इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। आप देखो ये एक बात बताओ, कमर तोहर सतरे सतरे, ये कौन गाना हुआ, किस तरह का भाषा हुआ बताओ? कमर तोहर सतरे सतरे गाना सुने हो आप? देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किस में है? भाग 17 में, है ना। इसके बाद 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, ठीक है। दोस्तों 18 आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। 17 में मैंने आपको बताया कि भाषा खराब है तुम्हारा, इस तरह के लैंग्वेज यूज करते हो। 18 में है, 19 में मिसलेनियस है, और 20 में है संविधान में संशोधन, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन की बात करेगा, 2020 में संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए थे।
21 में टेम्पररी ट्रेडिशनल स्पेशल प्रोविजंस आ जाते हैं 69 से 392, और 22 में आ जाते हैं शॉर्ट टाइटल्स कॉमेंसमेंट वगैरह, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो हमारे संविधान में 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। अभी के फिलहाल के रूप में आप अभी 2025 में कितने हैं पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल के रूप में 25 पार्ट हो गए हैं और 470 प्लस आर्टिकल्स हो गए। अब और कितने हुए हैं आई डोंट नो कि कितने और हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते। तो आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक आप मज़ा भी ले रहे होंगे इस टॉपिक का। क्या क्या हम लोगों ने कवर किया, सॉइल्स ऑफ इंडिया कवर किया, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन हमने कवर किया, ये कवर किया नहीं, हाँ ये कवर कर लिया जिसमें चर्चा किया था। अब बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट ही है तो फिर दिक्कत क्या है। देखो सबसे पहले प्रियम्बल में क्या क्या शब्द मिले हुए हैं ये ध्यान से समझना। प्रियम्बल वगैरह क्या है आप समझाने वाला नहीं हूँ, प्रस्तावना वगैरह पढ़ना है, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी, ये याद रखना है। प्रियम्बल में बहुत जान है। प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द इंक्लूड है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। सॉवरेन इंक्लूड है, सोशलिस्ट इंक्लूड है, इसके बाद सेकुलर, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब सारे शब्द इंक्लूड हैं दोस्तों, याद रहेगा आपको, ठीक है। देखिए जो जस्टिस प्रियम्बल में है इंक्लूड, उसमें 3 स्तर उसका मीनिंग होता है। एक तो होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है दोस्तों। आपको मैं बताता हूं, संविधान में 42वां संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 42वां संशोधन, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसको इंदिरा जी ने अपने हिसाब से उलट पलट किया था। 14 अमेंडमेंट 1976, राइट। इसमें बहुत सारे चीज़ कर दिया था कि भाई प्रेसिडेंट का भी बहुत सारा चीज़ कटल कर लिया गया था, बहुत सारा बदलाव किया गया था, लेकिन अभी वो चर्चा कर नहीं रहे। इसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी याद रहेगा, SSI, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है भाई संविधान की 42वें संशोधन 1976 में किन किन शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, याद रहेगा बिल्कुल दोस्तों। प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये NA पिलाकीवाला का कहना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रियम्बल अगर ध्यान से समझिएगा तो प्रियम्बल लिया गया अमेरिकन पार्ट से, अमेरिका से लिया गया, ठीक है, क्लियर बात। अब दोस्तों बात करते हैं प्रियम्बल जो है इसमें स्टेट का क्या नेचर है। तो स्टेट का नेचर होगा दोस्तों सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इस तरह के हमारे स्टेट्स होंगे, जिसमें धर्म की कोई चर्चा नहीं करेगी, सामाजिक चर्चा की जाएगी, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक स्टेट होंगे, गणराज्य होंगे हम लोग, ठीक है। ये सब सारी चर्चा इसमें किए गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस देना है, लिबर्टी, सबकी स्वतंत्रता देना है, सबको इक्वलिटी देना है, फर्टिनिटी की बात करनी है, यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात करनी है, ये प्रियम्बल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो प्रियम्बल के नेचर्स भी मैंने आपको बताया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये प्रियम्बल में क्या क्या मेंशंस है आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो आपसे कई बार इससे क्वेश्चन आया है कि भाई साहब इसमें से कौन से शब्द जो है प्रियम्बल में इंक्लूड नहीं है, आपको दे देगा। आपको ध्यान रखने हैं कि भाई ये सारे शब्द हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड हैं, राइट। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, आपको कोई दबाव नहीं देगा। अब दोस्तों अगर बात करें तो इक्वलिटी की चर्चा की गई है दोस्तों, इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक इक्वलिटी आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें 325 से 326 तक एडल्ट फ्रेंचाइजी, आई थिंक वोटिंग वाला आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 39 में DPSP आता है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, कुछ इसी से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा USSR से हमने आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिए पीछे चर्चा किया था। फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, पीछे भी हम लोग चर्चा किए थे। तो ये कुछ प्रियम्बल की बातें हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ बात करते हैं जिसमें आपको कुछ कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें क्या क्या कोर्ट ने बोले, और इस पर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। जजमेंट ऑफ कोर्ट, देखिए बेरेबरी यूनियन 1960 में ये जजमेंट आया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई ये यूनियन वाला कब कोर्ट ने डिसीजन दिया, जिसमें बोला कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कोर्ट ने ये जो बेरेबरी यूनियन 1960 का जो बात हुआ था, कोर्ट चला था, आप याद रखिएगा, ये सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, ये क्या होता है। एक केस हुआ था जिसकी चर्चा की गई थी संविधान में दोस्तों। इन्होंने बोला, पहले कोर्ट बोला भाई जजमेंट कोर्ट का कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस आया, ठीक है। आपको पता है केशवानंद भारती एक मठ थे, आपको ये सब बात पता होगा, आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे बहुत सारा वायरल है। केशवानंद भारती जो केस आया ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल्स को हिला दिया। तो उसमें बोला गया कि भाई ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और दोस्तों LIC इंडिया 1995 का जो, आपसे एक बात याद रखिएगा कि ये केशवानंद भारती केस 1973 में हुए थे, और LIC इंडिया केस जो है 1995 में,
इसमें बोला गया कि भाई, इसमें तो बोला गया प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब इसमें बोल दिया गया कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आया गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में, तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा किया गया। उसमें एक जो जज थे जिनका नाम था हिदायतुल्लाह, जो कि आपको कुछ दिन के लिए आई थिंक ये प्रेसिडेंट भी बने थे हमारे भारत के, ठीक है। और इन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, पहले बोला नहीं है, उसके बाद इन्होंने बोला है, उसके बाद बोला जरूर है, इसके बाद बोला आत्मा है भाई, ठीक है। तो देख रहे हैं ना हमारे संविधान क्या क्या है। चलो, हमने जो डिस्कस करा आई थिंक आपको वो समझ में आ गया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट सीरीज है, तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे। चलिए, अब नेचुरल वेजिटेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक है, शायद आपको वो काम आए और आई होप आप इसमें इंजॉय भी करेंगे। देखिए, अब नेचुरल, मैं तो वैसे थक गया हूँ, मुझे अब करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अभी बाकी है बहुत सारे पॉइंट मेरे बाबा, प्रेसिडेंट के बारे में बाकी है पढ़ाना आपको, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं ना, पहले जो है ना इसको अभी स्किप करते हैं, ठीक है। ये जो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे ना, इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को, उसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन चलो कर ही लेते हैं चर्चा, ठीक है। चलो, नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्वेश्चन किस पे बनेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन पे बनेंगे, ट्रॉपिकल डिसिडुअस पर बनेंगे, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, बाकी किसी पर नहीं पूछा जाएगा आई थिंक। दोस्तों, ये जो है ल्यूसेंट में भी एक्सप्लेन नहीं है आपको। सबसे पहले चर्चा करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। दोस्तों, वो क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का सालाना बारिश हो, उस क्षेत्र में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं। और जो टेम्परेचर जिसका 22 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएंगे। और ह्यूमिडिटी जहाँ का 70% से अधिक हो, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये 3 चीज़ आपको याद रखने हैं हर हाल में। बारिश में पूछा जाता है कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए रेनफॉल कितना होना चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर के लेकर या उससे ज़्यादा सालाना रेनफॉल। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनुअल टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, इससे पूछा जा सकता है। इसके बाद ह्यूमिडिटी कितना रहना चाहिए, सारा मैंने बताया आपको, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? दोस्तों, वेस्टर्न घाट में आपको मिल जाएंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, केरला में, उसके बाद अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे, असम में मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, नागालैंड में मिलेंगे, त्रिपुरा में मिलेंगे, मिजोरम में मिलेंगे, मणिपुर और मेघालय में मिलेंगे। सर, सब बता ही दीजिए ना भाई, रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा सा तेजी से आप बार बार सुनोगे कहाँ कहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या क्या आपको मिल जाएंगे? रबर के पेड़ मिलेंगे, मोगनी मिल जाएंगे, अबने मिल जाएंगे, उसके बाद रोज वुड मिलेंगे, कोकोनट का पेड़ देखने को मिलेगा, बम्बू का पेड़ देखने को मिलेगा, सिनकोना, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद पाम का ट्री आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 1-2 जो लिखा है, उसके बाद आयरन वुड देखने को मिलेगा। एक तो मुझे भी पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये फास्ट रिवीजन सीरीज है, तो दोस्तों आप ये थोड़ा देख लेना, आपका काम है, ठीक है। ये शायद लिखने में लटर पटर हो गया है ना। तो आपको मैं एक बार बता दूं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में याद हुआ, इसमें क्या क्या पॉइंट याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक का सालाना वर्षा होता है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साल का पूरा टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 70% अधिक होगा। इसका कुछ क्राइटेरिया है, राइट, ये ध्यान में रखना। किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको एक बार देख लेना आप। इसमें रबर, मोगनी, एबनी, उसके बाद सिनकोना। अगर पूछा जाएगा तो भाई रबर कहाँ उगाया जाता है, तो किस जगह पे कहाँ है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। कोकोनट, रोजवुड कई जगहों पे, तो रोजवुड कम पूछेगा, लेकिन पूछेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ऐसे क्षेत्र जहां पर पूरे साल में बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो, वो आपके आ जाते हैं ट्रॉपिकल आपके डेसिडियस फॉरेस्ट में। थोड़ा इसको जूम करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीपा पोती कर दिया गया है, ठीक है, माफ़ी मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, हम इसको सही कर देंगे बाद में, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। और दोस्तों, इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ह्यूमिडिटी 60 से 80 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, इसका जो पत्ता है, पत्ता स्प्रिंग और अर्ली समर में गिरता है, ठीक है। और दोस्तों, ये किस किस क्षेत्र आपको याद रखना होगा कि अर्ली स्प्रिंग में, मतलब पत्ता जो है गिरेगा स्प्रिंग में, और अर्ली समर में इसका पत्ता गिरेगा, ठीक है। जो रीजन्स है वो पंजाब, असम, ग्रेट प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बंगाल में पाया जाता है। इसके बाद सेंट्रल इंडिया जैसे झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, साउथ इंडिया,
साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में मिलेगा, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, केरला वगैरह में ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या क्या उगाए जाते हैं, तो टीक उगाए जाते हैं, साल उगाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सैंडलवुड, रोजवुड तो इसमें भी उगाए जाते हैं, तो कुसुम और महुआ इसमें उगाए जाते हैं। आप ये याद रखिएगा कि महुआ का पेड़ जो है किस फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, प्लास। ठीक है, हल्दू, आंवला का पेड़ किस में मिलेगा देखने को, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। तो आंवला तो अपने गांव में भी होता है, लेकिन आपको याद रखना है। उसके बाद पाडुक, बम्बू, टेंडू ये सब आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। ये जो फॉरेस्ट होता है ये फ्रेग्रेंट जो ऑयल होते हैं, सैंडल ऑयल होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह के लिए पॉपुलर है, मिलता है यहाँ से। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरा बात? ठीक है, हाँ चलो भाई, अब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट को देखते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर हो, ठीक है, या ट्रांजिशन टाइप का बदलते हुए मतलब फॉरेस्ट हो, उसको हम बोलते हैं भाई ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, एमपी में, ईस्टर्न महाराष्ट्र में, उसके बाद तेलंगाना में, वेस्ट आपको कर्नाटका में मिलेंगे, ईस्ट तमिलनाडु में आपको मिल जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि महुआ ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में आपको मिलेगा। इसके अलावा यह ट्रॉपिकल डेसिडुअस में भी मिलेगा। इसके अलावा बनियान का पेड़ मिल जाएगा आपको ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में, प्लास भी मिलेगा इसमें, हल्दू, कीकर, बम्बू के खेर। अच्छा सर एक बात बताइए, इस दोनों में मिलता है तो फिर पूछेगा कैसे क्वेश्चन? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आपको इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये ऑप्शन कटे हुए रहेंगे या आपको कुछ अलग दिया जाए। जैसे खेर केवल ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में आपको हमने देखा अभी तक मिला है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो है कुसुम है केवल ट्रॉपिकल डेसिडुअस में फॉरेस्ट में मिल रहा है। रोजवुड केवल ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, इसमें भी मिल रहा है रोजवुड। पीछे वाला मैंने देखा था हम लोगों ने। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ऑप्शन वो सेट करेंगे उस तरह से सेट करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक मिनट, जो है माउंटेन सॉइल्स कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जो नॉर्थ का स्लोप होता है, स्टेट्स जो होता है, उसमें आपको मिलेगा 1200 से 2400 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पे आपको ये मिलेगा। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? साल पाया जाता है, ओक, लॉरल, अमुरा, चेस्टनट। देखिए अखरोट का पेड़ इसमें माउंटेन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे। सिनेमम, इलायची का पेड़ माउंटेन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे। देखिए ये सब यूनिक क्वेश्चन है जो बनेंगे एग्जाम में, तो इसका कोई तोड़ नहीं होगा। ठीक है, सब उलट जाएगा। देखिए इसके अलावा क्या चर्चा कर रहे थे, ये क्या है? देखो अब यहाँ पर कह रहा है कुछ पेड़ है, जैसे आपके जूनिपर के पेड़ हैं, उसके बाद डेट के पेड़ हैं, उसके बाद और बहुत सारे पेड़ हैं, सिल्वर फिर कुछ करके ऐसे पेड़ है, फाइन स्प्राउस के पेड़ हैं। ये सब आपके जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर जब जाइएगा, माउंटेनियस जो फॉरेस्ट है उसमें थोड़ा सा जब जैसे ऊंचाई बढ़ते जाइएगा तो आपको ये ऊंचाई पर ये सारे पेड़ मिल जाएंगे, 24 से 3600 मीटर के ऊंचाई पे। रेनफॉल मॉडरेट होता है, ये आपको ये जम्मू कश्मीर के रीजन में पड़ेगा, हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट वेजिटेशन, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों क्या लगता है, थक नहीं गया मैं? ठीक है, आई थिंक चलिए अब इसका पार्ट 2 आपको डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।